नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सामान्य विज्ञान के वे सभी प्रश्न जो आरएस प्री की पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उससे संबंधित अपनी 5 या 6 वीडियो हो चुकी थी और जो बच्चे आरएस प्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जाकर उन्हें भी देख लें साथ के साथ। और आज का जो अपना प्रश्न पत्र है वो 2007 वाला है, जिसमें सामान्य विज्ञान के जितने भी प्रश्न आए हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए अपना, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? तो देखो यहाँ पर ऑप्शन है अपने पास आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हम जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। इसका प्रतिशत होता है 78% लगभग। उसके बाद आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता है लगभग 21%। फिर आती है आर्गन। आर्गन का होता है 0.9%। और फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका प्रतिशत होता है 0.03% लगभग। इन सब का लगभग में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखो इसमें हमसे पूछा है कि सबसे कम कौन सी है, तो सबसे कम है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैव उपचारण के तात्पर्य है, मतलब जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है, ये हमें पूछा गया है। तो देखो, जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। जीवों द्वारा पर्यावरण से कैसे पदार्थों का? विषैले पदार्थों का निष्कासन। रोगाणुओं व पीड़कों पर जैविक नियंत्रण। आगे है शरीर में अंगों का प्रत्यारोपण और सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निदान। तो देखो, जो जैव उपचारण होता है वो होता है रोगाणुओं व पीड़कों पर जैविक नियंत्रण। इसका दूसरा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? इनमें से कौन सा तत्व है जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो इसके ऑप्शन है अपने पास तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता और निकेल। जर्मन सिल्वर जो होता है वो अपना बना होता है तांबा, जस्ता व निकेल से। अब इनमें देखो कौन कौन से ऑप्शन है अपने पास। तांबा भी था, जस्ता भी है, निकेल भी है, लेकिन कौन सा नहीं होता इसमें उपस्थित नहीं होता, यही पूछ रहा है। तो कौन सा उपस्थित नहीं होता? बी ऑप्शन, एल्युमिनियम इसमें उपस्थित नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो देखो ये अपने ऑप्शन हैं यहाँ पर, इसको समझो कैसे करेंगे। इसमें दिया गया है कि फ़ारेनहाइट तापक्रम और सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है, ठीक है। किस ताप पर हमें पूछा गया है? तो देखो इसको कैसे करेंगे। अपने पास एक फॉर्मूला होता है इसे करने का। फ़ारेनहाइट यानी कि इस प्रकार से बराबर सेंटीग्रेड के होता है C/5, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो फ़ारेनहाइट तापक्रम है वो सेंटीग्रेड तापक्रम का क्या है? दोगुना है। यानी कि C का दुगना कौन है यहाँ पर? F, यानी कि मैं यहाँ रख सकता हूँ 2F, C की जगह 5, ठीक है। मैंने इस C की जगह क्या रख दिया? 2F। अब यहाँ से देखो इनको हल करेंगे, अपने पास क्या निकल के आएगा? यहाँ से इस 5 का गुणा मैं इसमें कर दूँ 5F माइनस 32। 32 गुणा में 5 करेंगे तो अपने पास आता है 2 पंजू 10, हाथ से लगी 1 2 3 और 3 पंजू 15, 160 आ जाएगा। और बराबर में ये आ जाएगा अपने पास 9 दूनी 18F। जो और जब इसको हल करेंगे तो अपने पास आएगा 160 बटे में 13 और F बराबर में F और माइनस का चिन्ह आएगा इधर, ठीक है। तो अपने पास जब इसको भाग लगाएंगे तो 13 एकम 13 और बचेगा कितना अपने पास? 3 बचेगा। 13 दूनी 26 पॉइंट माइनस का चल रहा है ये। और साथ में देखो अब कौन सा ऑप्शन बोल रहा है? 12 पॉइंट, ये एक ही बोल रहा है केवल। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। बिग बैंग थ्योरी महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, इनमें से किस ऑप्शन से संबंधित है? देखिए बिग बैंग थ्योरी महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से, ज्वालामुखी के विस्फोट से। जो बिग बैंग थ्योरी है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से क्या होती है? संबंधित होती है। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर, ऑप्शन देखिए, नीचे गिरेगा, ऊपर उठेगा, वही रहेगा, नीचे गिरना या ऊपर उठना पानी के तापक्रम पर निर्भर करता है। तो देखो, जब एक जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पड़ा रहता है और जब वो पिघलता है तो कोई स्तर चेंज नहीं होता, यानी कि वही स्तर रहेगा जहाँ पर वो
है पानी जहाँ पर था पहले से। अब आगे देखिए, ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे। यानी कि ये बात किसकी कर रहा है, प्रतिध्वनि की। जब मान लो जैसे पहाड़ों पर खड़े होकर हम चिल्लाते हैं, अपने नाम को पुकारते हैं, तो वो वापस हमें सुनाई देता है। तो क्यों सुनाई देता है, वो प्रतिध्वनि के रूप में सुनाई देता है। तो इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, इनके बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। कितने मीटर, 17 मीटर। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवालों की तरफ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है। देखो यहाँ पर असत्य पूछ रहा है। कई बार क्या होता है, हमें ये चीज़ें याद होती हैं लेकिन प्रश्न हमारा जो है वो सत्य असत्य के चक्कर में गलत हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं, स्वयं का गुणन करती हैं। ठीक है, ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं। उसके बाद अगला देखिए, ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं और ये केवल भ्रूण में पाई जाती हैं। जो स्तंभ कोशिका होती हैं वो भ्रूण में नहीं पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं ज़्यादातर अस्थि मज्जा के अंदर, जिसको या गोनोड भी बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें जब हमारा असत्य कथन हो जाएगा वो ये है कि ये केवल भ्रूण में पाई जाती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं, ज़्यादातर मैंने बता दिया अस्थि मज्जा या गोनोड के अंदर पाई जाती हैं। बाकी सारी कथन इनके क्या है, सही है। ये प्राणी में जीवन भर क्या करती हैं, स्वयं का गुणन करती हैं, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं और विशिष्ट कोशिकाओं बनाए रखने की क्या रखती हैं, क्षमता भी रखती हैं। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होगा, ये हमसे पूछा गया है। देखो, दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा। अगला ऑप्शन देखो, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। सही है। समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा व बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा। और अगला है, दोनों बुलबुलों के संपर्क में आते ही क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। तो देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। प्रश्न को एक बार और समझ लीजिए। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा जोड़ा जाता है, यानी कि हमने दो बुलबुलों को एक नली के द्वारा जोड़ दिया है, तो क्या होगा, छोटा बुलबुला छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ये बुलबुला है, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण पूछ रहा है। ये कि कभी कभी क्या होता है, सूर्य तो डूब गया लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी सूर्य निकल रहा है। देखो क्यों होता है वो, प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से, प्रकाश के विवर्तन की वजह से, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से, या प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना, जो हमें सूर्योदय दिखाई देता है डूबने के बाद भी, वो क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। किस वजह से, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है और इसका अभिप्राय यह है कि अर्धायु क्या है उसकी, 10 दिन। तो क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा इसके लिए, पदार्थ का पूर्ण विघटन 20 दिनों में हो जाएगा, पदार्थ का पूर्ण विघटन 40 दिनों में हो जाएगा, या फिर पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा, या पदार्थ के 1/4 भाग का विघटन 5 दिनों में हो जाएगा। तो इनमें से अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन कितने दिनों में हो जाएगा, 20 दिनों में हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय व क्षारीय बन जाती हैं। तो ऑप्शन है, ऊपर सतह से नीचे की ओर रिसाव, ऊपर की सतह से नीचे की ओर रिसाव होना, या फिर नीचे से ऊपर की ओर केशिकाओं द्वारा रिसाव होना, या फिर इसका है जल प्रवाह, या ऑप्शन नंबर लास्ट है इसका अपलक्षण, घुलकर बहना। तो देखो इसमें जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय तथा क्षारीय बनती हैं, उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नीचे से ऊपर की ओर केशिकाओं द्वारा क्या होता है, यहाँ पर रिसाव होता है पानी का, जिससे क्या हो जाती है, वो खारी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का
ताप सामान्यतः होता है। तो देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 और उसके बाद है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड और 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान होता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक केज नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? एक केज नली में जो जल है, जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। जल की अपेक्षा क्या चढ़ रहा है? तरल चढ़ रहा है अधिक ऊंचाई तक। तो इसका कारण क्या हो जाएगा? तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। तो देखो यहाँ बात होती है पृष्ठ तनाव। जो जल है, जल की अपेक्षा तरल अधिक ऊंचाई तक क्यों चढ़ पाता है? क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम होता है। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा क्या है? कम है, इसी वजह से वो ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ पाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है यानी कि, तो कौन सी ग्रंथि है जो दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि या एड्रीनल ग्रंथि? तो इसमें अपनी हो जाएगी जो पीयूष ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि की होती है? ये क्या है? दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो बताना है हमें रासायनिक सूत्र, तो कौन सा हो जाएगा अपने पास? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्जिलेट। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगला प्रश्न देखो, गोताखोरों द्वारा समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? इसके ऑप्शन हैं हीलियम, नाइट्रोजन, जीनोन और अमोनिया। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा अपना कि गोताखोर द्वारा समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाया जाता है? वो मिलाया जाता है अपने से हीलियम गैस को। ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिलाया जाता है? हीलियम गैस को। आगे देखो, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा अधिक लंबा, अधिक छोटा, गोलाकार, वही रहेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अधिक लंबा। मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? अधिक लंबा हो जाएगा भारहीनता की अवस्था में। तो ये थे आज के अपने RS प्री 2007 के प्रश्न पत्र से पूछे गए सामान्य विज्ञान के सभी प्रश्न को मैंने अभी हल करवा दिया आपको। आशा करता हूँ आप पिछली वीडियो को भी साथ के साथ देख रहे होंगे, जिससे आपको पता रहे कि सामान्य विज्ञान से किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं पुरानी परीक्षाओं में। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।